विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो यूके ट्रिपल एससी कुछ दिनों बाद वीपीडीओ का पेपर कराने वाली है, उसके लिए हम लोग उत्तराखंड कर रहे थे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल, गोरखा शासन। ठीक है, तो गोरखा शासन, गोरखा पता ही है आपको, नेपाल के थे। कहाँ के थे? लड़ाकू थे, साहसी थे, लड़ाकू और 1790 में आपको पता है हवाला बाग का युद्ध हुआ था, कुमाऊं में हुआ था। हवाला बाग के युद्ध में जो अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद था वो पराजित हो गया था, और उसके बाद 1790 से लेके लगभग 1814-15 तक गोरखाओं ने क्या किया, 25 वर्ष शासन किया। कहाँ? कुमाऊं पर। कितना समझ में आ गया? और 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया था, रेक्टर स्केल पे 9 का भूकंप था, बद्रीनाथ केंद्र था, 75% जनसंख्या मर गई थी, है ना, 25% जनसंख्या बची हुई थी खाली। 1800 फिर क्या किया, नेपालियों ने आक्रमण किया, तो तब से लेके और 1814-15 तक क्या किया, 10.5 वर्ष शासन किया गढ़वाल पर। इतना समझ में आ गया? इनका जो शासन था उत्तराखंड में वो कैसा था? सैन्य शासक की तरह शासन करते थे ये लोग, जैसे सैन्य शासन होता है वैसे ही शासन करते थे। ठीक है, नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह। क्या नाम था? रण बहादुर शाह। तो रण बहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ क्या करते थे? सूबेदार या सुब्बा, सूबेदार को क्या बोलते थे ये लोग? सुब्बा। सूबेदार प्रशासन करता था। तो कुमाऊं का जो पहला सुब्बा था यानी सूबेदार था, उसका नाम था जोगोमल शाह। क्या नाम था? जोगोमल शाह। कुमाऊं का पहला सूबेदार या सुब्बा जोगोमल शाह। ठीक है, सूबेदार या सुब्बा की सहायता के लिए क्या होता था? एक काजी होता था, उसको नायब सुब्बा बोलते थे। क्या बोलते थे? नायब सुब्बा। और एक सैन्य अधिकारी होता था। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि कुमाऊं पर 25 वर्ष शासन किया नेपालियों ने, और गढ़वाल पर 10.5 वर्ष शासन किया। इनका शासन जो था अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण शासन था, इसीलिए लोक भाषा में उनके शासन को आज भी किस नाम से जानते हैं? गोरख्याली। क्या बोलते हैं? गोरख्याली। ठीक है, गोरखाओं ने क्या किया? दास प्रणाली, बेगार प्रणाली और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली से खूब शोषण और दमन किया उत्तराखंड में। क्या किया? दास प्रणाली, बेगार प्रणाली और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली से खूब शोषण और दमन किया उत्तराखंड में। कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त जोगामल्ल शाह के नेतृत्व में 1791-92 में कराया गया था। कब कराया गया था? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गोरखाओं द्वारा कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया, तब आपने आंसर देना है जोगामल्ल शाह। क्या नाम देना है? जोगामल्ल शाह। और कब कराया उसने? 1791-92 में। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा जी। फिर क्या हुआ? जो नेपाली जो लोग थे वो बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को मानने वाले थे, मांस मदिरा के प्रेमी थे। ठीक है, जो दशहरा त्योहार होता है, दशहरा, उसको क्या बोलते थे? दसाई। क्या बोलते थे? और दुर्गा पूजा में विशेष रुचि रखते थे। किसमें? दुर्गा पूजा में विशेष रुचि रखते थे। इनकी राजभाषा क्या थी? गोरखाली थी। खुंकरी, खांडा, छुरी, तलवार और भुजाली इनके क्या थे? हथियार थे। खुंकरी तो पता है ना आपको, गोरखा रेजिमेंट में भी देखना खुंकरी नृत्य होता है, एक बड़ा ही, है ना, जबरदस्त। तो खुकरी क्या बोलते हैं? खुकरी क्या बोलते हैं? खुकरी, छोटी सी, क्या तलवार जैसी, तलवार भी नहीं होती, टेढ़ी सी होती है। ठीक, खुकरी। खांडा, छुरी, तलवार और भुजाली आदि इनके क्या थे? हथियार थे। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 में अंग्रेजी सेना आई और गोरखों को पराजित करके 1815 के शुरू में गढ़वाल को मुक्त करा दिया। क्या करा दिया? अप्रैल 1815 में कर्नल निकोलस, ये नाम ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। 1815 में, अप्रैल 1815 में कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अल्मोड़ा को गोरखों से जीत लिया। कब? अप्रैल 1815 को कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अल्मोड़ा को जीत लिया। 15 मई 1815 को जनरल ऑक्टोलॉनी,
फिर इसका नाम याद रखना आपने, ऑक्टर, जनरल ऑक्टर लोनी ने मलाव के किले को गोरखों से जीत लिया। किसको? मलाव के किले को गोरखों से जीत लिया। इस प्रकार मई 2015 तक कुमाऊं से भी गोरखों से मुक्त करा दिया गया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखों की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 2 दिसंबर 1815, ये डेट याद रखनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 2 दिसंबर 1815 संगौली, कौन सी संधि हुई? संगौली की संधि हुई। ये क्वेश्चन बना, उन्होंने पूछा कि संगौली की संधि कहां पर संपन्न हुई? आपने बोलना चंपारण बिहार में हुई। कहां पर हुई? चंपारण बिहार, है ना। चंपारण आपको पता ही है, जब महात्मा गांधी पढ़ते हैं हम तो चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है जी। इस संधि को नेपाल सरकार द्वारा स्वीकार न करने पर अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई कर दी, काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित किया। फिर दोबारा 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संगौली संधि को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक तो पूछेगा संगौली की संधि कब हुई, तो वो 2 दिसंबर 1815 को हुई, ठीक है। लेकिन नेपाल सरकार ने, नेपाल में मोनार्की था, मोनार्की मतलब राजतंत्र था, राजा था। नेपाल सरकार ने संगौली की संधि को कब स्वीकार किया? आपने बोलना 4 मार्च 1816। 4 मार्च 1816। इतना समझ में आ गया? ठीक है, 4 मार्च 1816, ठीक है। फिर 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संगौली की संधि को स्वीकार कर लिया। इस संधि के अनुसार गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ दिया और गढ़वाल और कुमाऊं अंग्रेजों को सौंप दिया। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना और ब्रिटिश सेना में भर्ती होना स्वीकार किया। संधि के तहत क्या क्या हुआ? गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ दिया। अलग अलग पॉइंट बना के याद कीजिए। फिर गढ़वाल और कुमाऊं अंग्रेजों को सौंप दिया। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। ब्रिटिश सेना में भर्ती होना स्वीकार किया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। फिर है अंग्रेजी शासन। क्या है? अंग्रेजी शासन। ठीक है जी। अंग्रेजी शासन में गोरखों को पराजित करने के बाद 1815 में अंग्रेजों ने अलकनंदा के पश्चिमी भाग यानी टिहरी गढ़वाल क्षेत्र को परमार नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? जबकि अलकनंदा के पूर्वी भाग यानी ब्रिटिश गढ़वाल यानी पौड़ी, खासकर पौड़ी वाला जो रीजन है वह देहरादून क्षेत्र को अपने पास रखा। देहरादून क्षेत्र का उत्तर पूर्वी प्रांत के सहारनपुर जिले में सम्मिलित कर लिया गया। किस जिले में सम्मिलित किया गया? सहारनपुर जिले में सम्मिलित किया गया। इस पे खास ध्यान देना आपने, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। और ब्रिटिश गढ़वाल को कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित कर दिया। ब्रिटिश गढ़वाल को कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित कर दिया और एक गैर विनियमित क्षेत्र, नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में शासित करने के लिए कमिश्नर के अधीन रखा गया। किसको? ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र को। फिर दोबारा बता देता हूं, ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित करके एक गैर विनियमित क्षेत्र यानी नॉन रेगुलेशन प्रांत को खास ध्यान देना है अपने के रूप में शासित करने के लिए कमिश्नर के अधीन रखा गया। इतना समझ में आ गया? 1815 से 1947 तक यहाँ कुल कितने? 23 अंग्रेज कमिश्नर हुए। कितने? 23 अंग्रेज कमिश्नर हुए। सभी कमिश्नरों के कार्यकाल, ठीक है, वो हमने बाद में पढ़ने हैं। ठीक, अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं किसको? स्वतंत्रता आंदोलन को। किसको पढ़ रहे हैं? स्वतंत्रता आंदोलन। तो आपको पता ही है 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। 1857 के आंदोलन का असर राज्य में बहुत कम था। क्यों कम था? क्योंकि क्या हुआ कि अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोगों को क्या लगा कि अंग्रेजी शासन क्या है? सुधारवादी है। क्या लगा? अंग्रेजी शासन सुधारवादी है, क्योंकि वो गोरखों का शासन, अन्यायपूर्ण शासन देख चुके थे। अंग्रेजों का जो शासन था वो उतना अन्यायपूर्ण नहीं था, इसलिए यहाँ के लोगों को
क्या अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा अंग्रेजी शासन क्या लगा, सुधारवादी लगा। क्या लगा? फिर दूसरा, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे काफी कुशल और उदार शासक था। रामजे बोलते थे इसको, क्या बोलते थे? रामजी। तो वैसे नाम क्या इसका? रैमजे। जो कुमाऊं कमिश्नर रैमजे था वो काफी कुशल था और उदार शासक था। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है, टिहरी नरेश की अंग्रेजों के प्रति क्या थी? भक्ति थी। जो टिहरी के राजा थे उनकी भक्ति किसके प्रति थी? अंग्रेजों के प्रति भक्ति थी। चौथा, राज्य में शिक्षा, संचार और यातायात के साधनों की क्या थी? कमी थी। खबर ही नहीं पहुंचती थी क्या हो रहा है देश में, है ना। अति अति दुर्गम क्षेत्र था ये, जंगल ही जंगल थे, रोड नहीं थी, शिक्षित नहीं थे लोग। जब शिक्षित हुए तो आपको पता है श्रीदेव सुमन जैसे जो शिक्षित लोग थे उन्होंने क्या किया? फिर राजशाही के विरुद्ध बाद में आवाज उठाई, है ना। कुछ छुटपुट आंदोलन हुए। चंपावत जिला, अब ये याद रखना आपने, चंपावत जिला बिसुंग, कहाँ? लोहाघाट। चंपावत जिला बिसुंग, लोहाघाट गांव। कालू सिंह मेहरा, किसका नाम याद रखना आपने? कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर क्या बनाया? क्रांतिवीर बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। किसके खिलाफ? ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? आंसर, कालू मेहरा को प्राप्त है। कालू मेहरा ने कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? आंसर, क्रांतिवीर। कौन सा? और ये घटना कहाँ की है? चंपावत जिला, बिसुंग, लोहाघाट। बिसुंग भी याद रखना है, लोहाघाट भी याद रखना है, गुप्त संगठन का नाम क्रांतिवीर भी याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? कालू सिंह मेहरा। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में, हल्द्वानी में, अगर हल्द्वानी की बात करें तो 17 दिसंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया और जिस पर अंग्रेज बड़ी मुश्किल से पुनः क्या कब्जा कर पाए। ठीक है। इस घटना में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक। 1857 के बाद राज्य में आर्य समाज और अन्य संगठनों द्वारा किए गए धार्मिक सामाजिक सुधारों तथा शिक्षा के प्रसार के प्रयासों से लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। जब जनता अशिक्षित होती है तो राजनीतिक चेतना नहीं होती है, राजा को ही देवता माना जाता है। और राजा लोग भी क्या करते थे? जानबूझकर शिक्षित नहीं करते थे। किसको? प्रजा को। एक खतरा बना रहता था कि अगर प्रजा शिक्षित हो गई, अपने अधिकारों के प्रति क्या हो गई? सजग हो गई, तो क्या हो सकता है? राजशाही को खतरा हो सकता है। और ऐसा हुआ भी। जब लोग शिक्षित हो गए तो बाद में पता है आपको राजशाही के विरुद्ध क्या हुआ? आवाजें उठाई गई, है ना। श्रीदेव सुमन है आपके, नागेंद्र सकलानी है, मोलू भरदारी हैं, ये नाम सुने होंगे आपने। ठीक है। तो 1857 के बाद राज्य में बता दिया मैंने कि आर्य समाज और अन्य संगठनों द्वारा। आर्य समाज तो पता है ना, स्थापना किसने की थी आर्य समाज की? बताइए। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, वैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। मूल शंकर नाम था इनका बचपन का। क्या नाम था? मूल शंकर। तो आपको पता ही है उनके तो कॉलेज भी हैं भाई। जो आर्य समाज है ना, उसमें दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा बोलती थी कि प्राचीन शिक्षा, क्या बोलती थी? प्राचीन शिक्षा होनी चाहिए। और दूसरी विचारधारा बोलती थी कि नहीं भाई, इंग्लिश शिक्षा होनी चाहिए। तो उसी में से तो निकले। गुरुकुल कांगड़ी जो है वो आर्य समाज से ही निकला हुआ विद्यालय है। जो विचारधारा थी ना कि प्राचीन शिक्षा होनी चाहिए, तो गुरुकुल कांगड़ी, क्या? गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, पता है। और जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, वैज्ञानिक शिक्षा के समर्थक थे, उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक, डीएवी जिसको बोलते हैं। डीएवी की फुल फॉर्म क्या होती है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज। ठीक है। तो भाई जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हो गया। अब आपने सन याद रखना है 1870। क्या याद रखना है? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। क्या हुई? क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो भैया सन याद करना पड़ता है, क्योंकि मॉडर्न में, उत्तराखंड के मॉडर्न हिस्ट्री में हम पहुंच चुके हैं, तो डेट याद करनी पड़ेगी 1870। फिर पूछेगा कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो अगले ही वर्ष 1871 में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 1871 में। ठीक है।
तो इन दो घटनाओं से भी क्या हो गया, कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का क्या हुआ, विस्तार हुआ। क्या हुआ, विस्तार हुआ। फिर क्या हुआ, 1886 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हो रहा था, उसमें कुमाऊं क्षेत्र से कौन गए, ज्वालादत्त जोशी। ज्वालादत्त जोशी के साथ में सहित 2 नेताओं ने भाग लिया। ज्वालादत्त जोशी जी का नाम याद करना है आपने। देखो 1885 में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, किसने किया, एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने किया। सारे आंसर मैं ही दूं। शिमला का सन्यासी भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। किसके समय किया, लॉर्ड डफरिन के समय किया। कहाँ, लॉर्ड डफरिन के समय किया। पहला सम्मेलन कहाँ होना था, पूना में होना था। पूना में प्लेग फैल गया, इसलिए क्या हुआ, बंबई में हुआ। मुंबई या बंबई में हुआ। बंबई में कहाँ हुआ, गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। पहले अध्यक्ष कौन बने, व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। कौन बने, इतना तो याद कर लो शुरू के। फिर दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। कौन अध्यक्ष बने, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, क्या, दादा भाई नौरोजी। तीसरा सम्मेलन क्या, कहाँ पे, मद्रास में हुआ। कौन बने पहले मुस्लिम अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा सम्मेलन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ, उसमें कौन बने, जॉर्ज यूले बने। 5वें में कौन बने, विलियम वेडरबर्न बने। इतना तो याद कर लो, अभी तो आगे जब कांग्रेस पढ़ाऊंगा तो सारे सम्मेलन याद करने हैं आपने। दादा भाई नौरोजी का ये भी याद करना है आपने कि कितनी बार बने, तो 3 बार बने। कब कब बने, है ना। तो मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाह रहा हूं, पर थोड़ा थोड़ा याद करते रहिए। क्या कीजिए, कितनी बार बने दादा भाई नौरोजी, 3 बार बने। कब कब बने, ठीक है, एक 1886 में बन गए, दूसरा कब बने, क्या 1893 में बने, चेक करो जल्दी। और तीसरी बार कब बने, 1906 में बने क्या, देखो भाई जल्दी चेक करो। नहीं चलेगा ऐसे, इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी याद करो और मुझे बताओ जल्दी, तब मैं आगे बढ़ता हूं। तो बताइए हाँ जी, 3 बार मैंने बता दिया। मैं पूछ रहा हूं कब कब, 18 मैं ये आंसर दे चुका हूं, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, ठीक है। अब ठीक है, और साथ में जगह भी याद कर लेना कहां कहां पर बने हो, ठीक है। तो भाई 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हुआ। कुमाऊं क्षेत्र से कौन गए, ज्वालादत्त जोशी जी गए। कौन गए, ज्वालादत्त जोशी जी गए, ठीक है। 2 नेताओं ने भाग लिया, ज्वालादत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया। 20वीं सदी के प्रथम दशक में उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर किनका, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। किनका, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का प्रवेश हुआ। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में उन्होंने हैप्पी क्लब नामक एक संगठन बनाया। अब देखिए फिर, अब आपको हैप्पी क्लब भी याद करना है, 1903 भी याद करना है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी याद करना है। क्या याद करना है, हाँ, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, 1903, हैप्पी क्लब। 3 चीजें याद हो गई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अब मैं और अंदर नहीं पूछ रहा हूं आपसे अभी, वरना फिर क्या हो रहा है, परेशान हो रहे हैं आप लोग। लेकिन मेरा काम है परेशान करना आपको। क्या करना, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड को क्या करना, हिट करना, और फिर वहां से फैक्ट्स को बाहर निकालना। तो बंगाल विभाजन की डेट बता दीजिए मुझे। किस रूप में मनाया था बंगाल विभाजन को भारतीयों ने, रक्षाबंधन के रूप में मनाया था। क्या बनाया था, राखियां बांधी थी एक दूसरे के। काला दिवस के रूप में मनाया था। काला दिवस भी था 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 के दिन क्या किया गया था, राखियां बांधी गई थी, हाँ, बंगाल विभाजन के विरोध में। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा आंदोलन उठा, स्वदेशी मूवमेंट। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। समझ में आया, हाँ। ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, इतिहास में मैंने पढ़ा नहीं है, पूरा इतिहास पढ़ाना है, ठीक है।
ठीक है जी। तो 1903 हैप्पी क्लब पंडित गोविंद बल्लभ पंत। फिर बंगाल विभाजन 1905 के बाद देश भर में चलने वाले बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का राज्य में व्यापक असर हुआ। क्या हुआ? सरकार की वन नीति के विरोध में। अब देखो आज तक लड़ रहे हैं हम लोग किस चीज के लिए? जल जंगल जमीन है। तो उस समय भी वन नीति के, क्योंकि जो अंग्रेज आज भी जो नीतियां हैं, देखो दो पक्ष होते हैं। फॉरेस्ट की जो नीतियां होती हैं, जो फॉरेस्ट एक्ट होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो जंगल खाली, वो पर्यावरण के लिए क्या है? खतरा है। बहुत कठोर रखेंगे, अत्यधिक कठोर रखेंगे कि जो हमारी घसियारियां घास लेके आ रही हैं उनसे भी घास छीन लेंगे, तो वो भी दिक्कत। भैया अगर आप घास छीन लोगे तो फिर गाय जो हमारी हैं वो क्या खाएंगी, है ना? तो मध्यम मार्ग होना चाहिए वैसे। पर चलो, वन नीति के विरोध में क्या हुआ? अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में 1911 से 1917 के बीच बहुत बड़ा जन आंदोलन चला। क्या चला? व्यापक जन आंदोलन चला। इस क्षेत्र के नेताओं ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसको और व्यापक बना दिया। देखो, आंदोलन चल रहा था वन नीति के विरोध में, लेकिन उस आंदोलन को कहां कन्वर्ट किया गया? किस में कन्वर्ट किया गया? स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया गया। जैसे उत्तराखंड के गठन के लिए भी अगर मैं बोलूं तो भाई उत्तराखंड की मांग तो बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन क्या हुआ? तब तक मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन क्या हो गई? भारत सरकार ने लागू कर दी। उसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुआ, उत्तराखंड में भी आंदोलन हुआ। बेरोजगारों ने क्या किया? मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के विरोध में उग्र आंदोलन किया। अब जब उग्र आंदोलन किया तो वो आंदोलन कन्वर्ट किया गया किसमें? उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में कन्वर्ट किया गया, ये पता है। और इस प्रकार से बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फिर क्या हुआ? एक नया राज्य गठित हुआ, उत्तराखंड। क्या हुआ? और उत्तराखंड का, कभी आपसे अगर कोई पूछे कि उत्तराखंड का गठन क्यों किया गया, तो क्यों किया गया था बताओ? देखो, एक तो दुर्गम क्षेत्र था, जितनी भी योजनाएं थी, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में योजनाएं आती थी, सरकार लखनऊ से चलती थी, यहां से मैदानी इलाके तक तो हो जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन जैसी चढ़ाई चढ़ती थी हाँपने लगती थी और थोड़ी दूर जाकर दम तोड़ देती थी। यानी कोई भी योजना ऊपर तक नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए उत्तराखंड राज्य का क्या हुआ? निर्माण हुआ। लेकिन जो 42 लोगों ने शहादतें दी, या जिन लोगों ने जिस सोच से उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था, वो अभी तक क्या नहीं हुआ है? पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए लोग आज भी कहाँ पर हैं? सड़कों पर हैं। ठीक है, एक तो राजधानी गैरसैंण, ठीक है, दूसरा क्या? रोजगार, पलायन, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक सुलझे नहीं है। क्या नहीं हुए हैं? सुलझे नहीं है। चलो, स्वास्थ्य है ना, शिक्षा, चलो। तो सरकार की वन नीति के विरोध में मैंने कहा अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में 1911 से 1917 के बीच में व्यापक जन आंदोलन चला। इस क्षेत्र के नेताओं ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसको और व्यापक बना दिया। इतना समझ में आ गया? राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रसार और आंदोलन को संगठित ढंग से चलाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई। 1912 याद रखना आपने। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर 1912। देखो, अगर मेंस लिखना है तो पूरे शब्दों को पकड़कर चलिए, क्योंकि बाद में क्या करना है आपने? क्या करना है? आपको भाषा चाहिए होती है लिखने के लिए। मेंस में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि क्या, अगर आपको शब्दों को जोड़ना नहीं आता और पेश करना नहीं आता तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1912 में हुई। फिर आपको यह पता है कि तिलक और बेसेंट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये होम रूल यानी स्वशासन होम रूल आंदोलन चला रहे थे। इस होम रूल आंदोलन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद, इन्होंने मिलकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। किसने? विक्टर मोहन जोशी, बिल्कुल, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि ने मिलकर। इन चारों के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन चारों को आपने याद करना है कि होम रूल आंदोलन जो उत्तराखंड में चला उससे संबंधित व्यक्ति थे। ये थोड़ा सा यहाँ पे डेट मिसप्रिंट लग रही है, ठीक है, इसको आपने सही करना है देखकर।
अगला, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में गांधी जी देहरादून की भी यात्रा पर रहे। कहाँ रहे? और ऋषिकेश में भी आए होंगे भाई। त्रिवेणी घाट अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक स्तंभ है, उस पर मोहनदास करमचंद गांधी सिग्नेचर है उस स्तंभ के ऊपर है, तो उसको ध्यान से देखना कभी, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे गांधी जी? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब चले? बहुत पहले गए थे। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने गए थे। किसका? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने गए थे 1 साल के लिए, और वहीं के होके रह गए। फिर बहुत सारे कार्य किए उन्होंने वहां पर, ठीक है। उन्होंने क्या किया वहां पर? टॉल्स्टॉय बाड़ी का निर्माण किया, ठीक है। और लियो टॉल्स्टॉय से बड़े प्रभावित थे महात्मा गांधी। किससे? लियो टॉल्स्टॉय की किस पुस्तक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे? पुस्तकें निकालिए लियो टॉल्स्टॉय की। क्या वॉर एंड पीस है? देयर इज नन सो गुड वॉर एंड ए बैड पीस। आज तक ऐसा कोई युद्ध नहीं था जो अच्छा था, आज तक ऐसी कोई शांति नहीं थी जो बुरी थी। वॉर एंड पीस है लियो टॉल्स्टॉय की, तो उनके नाम से टॉल्स्टॉय बाड़ी, ठीक है। जूलू युद्ध पदक, बोअर युद्ध पदक मिले किसको? महात्मा गांधी को। कोई युद्ध नहीं लड़ा था उन्हें, नाम बोला जाता पदकों का। जूलू युद्ध पदक, जूलू जनजाति रहती ना अफ्रीका में, बोअर युद्ध पदक, जूलू युद्ध पदक, ठीक है। और बहुत सारे कार्य किए थे उन्होंने। सत्याग्रह भी किया था वहां पर। क्या किया था? सत्याग्रह भी किया था उन्होंने वहां पर। तो 9 जनवरी 1915 को द ग्रेट प्रवासी महात्मा गांधी वापस आए थे भाई। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। आने वाला है, या तो 9 से 11 मनाते हैं या 7 से 9 जनवरी को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। भारतीय मूल के जो लोग बाहर रहते हैं, किसी देश में कोई राष्ट्रपति होगा, कोई गवर्नर होगा, तो उनको क्या बनाते हैं? मुख्य अतिथि बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो वो क्वेश्चन बनता है आपका कि मुख्य अतिथि कौन थे प्रवासी भारतीय दिवस में इस बार। तो अब जल्दी ही आने वाला है 9 जनवरी, ठीक है। पेपर तो शायद पहले हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन आगे के पेपरों के लिए आपने याद रखना कि प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि कौन रहे इस बार, ठीक है। पुराने समय में हमने सुना है कभी कमला प्रसाद बिसेसर रहे, कभी फिजी वालों को बुलाते हैं हम, कभी क्या ट्रिनिदाद एंड टोबैगो वालों को बुलाते हैं, ठीक है। वॉर एंड पीस से प्रभावित थे। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से सबसे ज्यादा बार जो मैंने क्वेश्चन देखा वो ये वाला देखा कि 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। क्या हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1916 में हुआ। किसने किया? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे। ये 3 नाम तो खास ध्यान रखने, और भी रहे हैं, लेकिन मैंने कहा 3 नाम याद रखने आपने। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे कौन? कूर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे, है ना। यहीं पे याद आया मुझे, कूर्मांचल केसरी अगर बद्रीदत्त पांडे को बोलते हैं तो गढ़ केसरी किन्हें कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद कहा जाता है कि माता अनुसुईया के टेंपल में गए थे उनके माता पिता संतान प्राप्ति के लिए, तो उनके नाम पर उनका नाम क्या रखा गया? अनुसुईया। वैसे अनुसुईया जो है वो क्या है? मतलब बालिकाओं का नाम रखा जाता है, स्त्री का नाम होता है, लेकिन अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, क्योंकि अनुसुईया माता के मंदिर मतलब उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे, ठीक है। कहाँ है अनुसुईया माता टेंपल? कई बार बता चुका हूं, चमोली में है। अत्री आश्रम, अत्री फॉल कहाँ है? वहीं है ना। जब आप रुद्रनाथ की यात्रा पर होंगे तो आप अगर मंडल से जाएंगे, कहाँ से? सॉरी, सगर से नहीं, मंडल से, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? अनुसुईया माता टेंपल, उससे आगे जाएंगे अत्री फॉल, और फिर जंगलात के रास्ते से होते हुए रुद्रनाथ। और अगर आप सगर से होके जाएंगे तो सीधे रुद्रनाथ, ठीक है। चलो जी, तो राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए किया इन लोगों ने 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया। आगे चलकर यह परिषद कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली, है ना, ये स्थानीय समस्याएं थी। क्या क्या थी? कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली आदि
स्थानीय समस्याओं के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में परिषद ने विरोध प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की। फिर पूछेगा आपसे कि कांग्रेस में विलय कब हुआ, किसका? कुमाऊं परिषद जो कि 1916 में गठित हुई थी, उसका कांग्रेस में विलय कब हुआ? आपने बोलना 10 साल बाद 1926 में। कब हुआ? 1926 में हुआ। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुआ। 1918 में बैरिस्टर मुकंदी लाल, कौन? ये वही हैं जिन्होंने गढ़वाल पेंटिंग्स, मौलाराम तोमर, है ना, मौलाराम का जो चित्रों को संग्रहित करके क्या गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक है, प्रकाशित की। अनुसुईया प्रसाद भौगणा, 1918 में बैरिस्टर मुकंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद भौगणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। अब आपने फिर क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन, मैं ये वाला क्वेश्चन पूछता आपसे, क्या पूछता? इस पर ज्यादा काम नहीं किया गया अभी तक, मतलब ज्यादा बार नहीं आया है क्वेश्चन। मैं पूछता आपसे, देखो ये तो बार बार पूछ रहा हो कि कुमाऊं परिषद कब बनी? 1916 में। कुमाऊं परिषद का विलय कब हुआ कांग्रेस में? आंसर 1926 में। लेकिन ये वाला क्वेश्चन कम बार पूछा गया है। मैं पूछता आपसे, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? आंसर 1918 में हुआ। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की? तो आंसर बैरिस्टर मुकंदी लाल ने और अनुसुईया प्रसाद भौगणा। और अनुसुईया प्रसाद भौगणा क्या है? गढ़ केसरी। क्या है? गढ़ केसरी। इन दोनों नेताओं ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था। कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हो रहा था उसमें भाग लिया था। इतना समझ में आ गया? अमृतसर से याद आया मुझे, अमृत सरोवर याद आया। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी चौथे सिख गुरु को, हाँ, कि तीसरे सिख गुरु को, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। उसी पर आगे चलकर क्या हुआ? अमृतसर शहर बसा और 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने हरि मंदिर साहब की स्थापना की। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने हरिमंदिर साहब, हरमिंदर साहब का गुरुद्वारा जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसकी स्थापना की। ठीक है, तो सिख धर्म में सुना होगा आपने, सत्य श्री अकाल। अगर तोड़ के बोलेंगे, अकाल ही मतलब जिसका कोई क्या नहीं है, निराकार जो ब्रह्म है वही सत्य है, सत्य श्री अकाल। ठीक है, चलो जी। तो भाई ये बता दिया मैंने कि 1918 में बैरिस्टर मुकंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद भौगणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, बार बार याद करो, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इन दोनों नेताओं ने 1919 में अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया। सन 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन, तब एक क्वेश्चन पूछता है, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस दिन किस बड़े राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? आंसर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। बाद में फिर उनके नाम पर एक तिलक फंड बनाया गया। क्या बनाया गया? और उसमें पैसा इकट्ठा किया गया कांग्रेस के लिए। ठीक है, बहुत कम पैसा फीस होती थी उस जमाने में, अपनी मर्जी से दे सकता था कोई भी। तो 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान ही 1921 में क्या हुआ? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में, कहां पर? बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली। क्या ली? कुली बेगार न करने की शपथ ली और इससे संबंधित सभी रजिस्टर नदी में बहा दिए। है ना भाई? क्या था पुराने जमाने में, जब अंग्रेज आते थे ना तो उनका सामान लेके जाना पड़ता था, नंबर लगता था। जैसे गांव में 100 लोग हैं तो आज मेरा नंबर है तो कल आपका नंबर है, परसों आपका नंबर है ना। और उसके एवज में कुछ पैसा भी नहीं मिलता था। चलो पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों को जो धर्म था वो क्या था? हिंदू धर्म था। गौमांस को वो क्या नहीं मानते थे? अच्छा नहीं मानते थे। तो उनके सामान में गौमांस भी होता था, उसको भी ढोना पड़ता था, तो वो उसे अपने धर्म विरुद्ध मानते थे। क्या मानते थे? तो एक रजिस्टर होता था गांव के मुखिया के पास और उसमें नाम लिखा होता था कि आज जी इनका जोशी जी का नंबर है, आज राणा जी का नंबर है, आज थपलियाल जी का नंबर है। और वो भारी भरकम जो सामान है वो उठाकर फ्री में क्या करना पड़ता था? ले जाना पड़ता था। ये गलत परंपरा थी ना, उसी को बोलते हैं क्या? कुली बेगार। बेगार बोलते हैं बिना पारिश्रमिक दिए हुए किसी से श्रम कराना। वैदिक काल में बेगार को वृष्टि कहा गया है। क्या कहा गया है?
विष्टि। ये क्वेश्चन बना है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। बेगार को क्या कहा गया वैदिक काल में? आंसर विष्टि। इतना समझ में आ गया। और मैं अगर आपसे पूछूं कि बेगार से संबंधित जो आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा है, देखो कहां से कहां ले जाता हूं मैं आपको। नहीं, बेगार से संबंधित जो आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा है? तो जब आप तीसरा मूल अधिकार पढ़ रहे होते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23 और 24 पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। फोर्स लेबर मतलब इसी को, बेगार को क्या किया गया है? हाँ, प्रतिषिद्ध किया गया है, मना किया गया कि बेगार नहीं करा सकते आप किसी से। और 24वें में बाल श्रम को, किसको? बाल श्रम को। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है? मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार और ब्लात श्रम का प्रतिषेध। बेगार को ही ब्लात श्रम भी बोलते हैं। जहां पर भी जबरदस्ती आती है, जबरदस्ती के लिए जो हिंदी शब्द है वो है ब्लात। जबरदस्ती किसी से क्या कराना? श्रम कराना, है ना। क्योंकि मनुष्य की मानसिकता होती है, प्रत्येक मनुष्य की मानसिकता होती है कि वो लेबर जब लेके आता है सुबह 8 बजे, तो उसका मन करता है मनुष्य का कि ना तो एक खाना खाए, क्योंकि 500 रुपये देने ना उसे, और ये रात तक काम करता रहे। माना आप खुदवा रहे हैं अगर खेत, तो बस ये करता रहे करता रहे करता रहे। तो शोषण पहले भी चलता था, और है ना, तो इस शोषण के विरुद्ध भी आप लोगों को काम करना है जब प्रशासनिक सेवाएं देंगे आप। चलिए, 13 जून से 4 जुलाई, तो भाई कुली उतार, कुली बेगार, ये समझ में आ गया। कुली बेगार के रजिस्टर बहा दिए गए। कहां पर? किस नदी में? सरयू में। कहां पर? बागेश्वर में। बागेश्वर में, ठीक है। किसने? कब? 1921 में। कब? 1921 में। किसने? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, ये तो नेता थे। साथ में 40,000 लोग और थे। क्या थे? 40,000 लोग और थे, ठीक है। 13 जून से 4 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों पर कई सभाएं की और बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया। स्वराज भवन का शिलान्यास कहां पर किया गया? आंसर बागेश्वर में। स्वराज भवन, क्या? छोटी छोटी चीजें हैं, अखबार की तरह नहीं पढ़ी जाती है किताबें। जब आप पेपर देने जाते हैं तो बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। सबके पास होती हैं किताबें, सब खरीदते हैं, सब रखते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के अगर आपके तरीके सही है तो आप कोई भी पेपर क्या कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं अभी मैं। फिर और डेप्थ में, और डेप्थ में जाते जाते और चीजें क्या करनी है आपने? इकट्ठी करनी है। ये तो बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, और जो क्वेश्चन बनते हैं ऊपर ऊपर बनते हैं अभी, ठीक है। हाँ, कुछ जो तय करेंगे आपकी क्या मेरिट को तय करेंगे, उसके लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा हमें। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? स्वराज भवन का शिलान्यास कहां पर किया गया? आंसर बागेश्वर में। डेट तक पूछी गई है। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब की? गांधी जी और नेहरू जी ने कब की? 13 जून से 4 जुलाई 1929। 1929। ये 1929 अब अगर याद नहीं हो रहा है तो आपने ये याद रखना है कि नेहरू जी ने अभी दिसंबर में 1929 में लाहौर अधिवेशन किया था, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो देखो, जून जुलाई में उत्तराखंड में कुमाऊं में घूम रहे हैं, दिसंबर में अधिवेशन होता था इनका, कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो लाहौर भी जाना है। तो ऐसे ही थोड़े बनते हैं क्या? बड़ा नाम करने के लिए और बड़ा बनने के लिए बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं भाई। क्या करनी पड़ती हैं? तो 13 जून से 4 जुलाई 1929 याद हो गया। ये याद हो गया कि गांधी जी और नेहरू जी ने कुमाऊं क्षेत्र में कहां कहां की यात्रा की? हल्दूवनी, हल्दू के वृक्ष होते हैं हल्द्वानी। दूसरा भवाली, भवाली पता है आपको? पहले जब किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था तो जो टीबी थी वो बड़ी असाध्य रोग था, मतलब उसका कोई इलाज नहीं था। जैसे कैंसर का बताते हैं ना कि इलाज नहीं है 4th स्टेज का, ऐसे ही टीबी का भी कोई इलाज नहीं था। तो कहाँ भेजते थे उनको? देवदार और चीड़ के जंगलों के बीच में रखा जाता था। थोड़ा सा 2-4 महीने 1 साल और जी लेता था आदमी। भवाली, ताड़ीखेत नाम सुना होगा आपने, ठीक है, अल्मोड़ा और बागेश्वर और कौसानी, है ना। तो स्विट्जरलैंड भी कहा था गांधी जी ने। किसको कहा था? यही कहा था कि स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं लोग जब इतनी सुंदर जगह है यहाँ पर, ऐसे ही कहा था। हाँ, और वास्तव में उत्तराखंड में बहुत सुंदर जगह हैं, उनको एक्सप्लोर कीजिए। देवभूमि ऐसे ही थोड़े कहा गया है ऐसे,
ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगह आप सोच भी नहीं सकते, इतनी सुंदर जगह हैं, और नेचर, प्रकृति। ठीक है जी। उसके बाद कौसानी में अपने प्रवास 14 दिन के दौरान, कहां पर? कौसानी में गांधी जी ने अनासक्ति योग, गीता की भूमिका लिखी। क्या लिखी? अब गीता देखो, गांधी जी के पास भी गीता रहती थी भाई। क्या रहती थी? 18 अध्याय हैं गीता में। महाभारत के भीष्म पर्व में है गीता। किसमें? ठीक है। और जिस चीज को आजकल ये लोग बोल रहे हैं ना कि एंजाइटी और डिप्रेशन, आदमी गीता पढ़ ले, उसके जवाब मिल जाएंगे और उसकी समझ में भी आ जाएगा कि जीवन है क्या। ठीक है। तो कौसानी में अपने प्रवास लगभग 12 दिन रहे। ये भी क्वेश्चन बना, कितने दिन रहे? आंसर 12 दिन रहे। क्या? अब देखो ना, देश की भी टेंशन है, सब कुछ भी है, लेकिन लिखना नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोगों को मैं यही तो कहता हूं कि लिखो। क्या करो? लिखो भाई, लिखने की हैबिट नहीं छोड़। गांधी जी जहाज में बैठे हुए राजपुताना में, तब भी लिख रहे हैं। गांधी जी ट्रेन में बैठे हैं, तब भी लिख रहे हैं। ऐसे फालतू नहीं बैठे रहते थे, है ना। हाउ टू किल टाइम, लर्न 100 मेथड्स। आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास 100 तरीके हैं क्या करने के, टाइम किल करने के। अध्ययन करो, अपने मस्तिष्क को क्या करो, उसको, उसका विकास करो। ठीक है। हमसे ज्यादा बड़ा मस्तिष्क क्रो मैग्नन का था। किसका? क्रो मैग्नन का। ढूंढो, क्वेश्चन बना, यूपीएससी ने पूछा सबसे ज्यादा सीसी का दिमाग किसका था? आंसर क्रो मैग्नन का था। किसका था? चलो जी। तो कौसानी में अपने प्रवास कितने? 12 दिन। गांधी जी ने क्या लिखा? अनाशक्ति योग लिखा। अनाशक्ति योग क्या था? गीता की भूमिका थी। ठीक है। यंग इंडिया व नवजीवन नामक पत्रिकाओं के लिए कुछ लेख भी लिखे उन्होंने। यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिकाओं के लिए कुछ लेख भी लिखे। दरअसल यंग इंडिया का ही हिंदी संस्करण जो था वो नवजीवन था शायद। एक बार यूपी में पूछा गया है क्वेश्चन, यंग इंडिया का हिंदी संस्करण क्या था? यंग इंडिया तो इंग्लिश में था, उसका हिंदी संस्करण जो छपता था वो किस नाम से छपता था? किस नाम से छपता था? नवजीवन के नाम से। और वहां पर एक ऑप्शन जवान भारत भी दे रखा था। क्या दे रखा था? युवा भारत। तो अधिकतर लोगों ने उस जमाने में क्या किया? यंग इंडिया का हिंदी संस्करण क्या किया? युवा भारत। तो कहीं पर चेक कर लीजिए, मैं आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। 25 साल पहले पेपर में ये इस प्रकार का क्वेश्चन बना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बनाया है। ठीक है। तो ये मत सोचना कि उस समय आसान था, उस समय भी कठिन था, संसाधन नहीं थे। आज आपके पास मोबाइल हैं, दिव्यास्त्र हैं, उनका प्रयोग करो, ढूंढो कि यंग इंडिया का हिंदी संस्करण किस नाम से छपता था। चलो जी। कौसानी को भाई उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। क्या कहा? भारत का स्विट्जरलैंड। एक अनाशक्ति आश्रम भी तो था, कहां पर खोला था उन्होंने? अनाशक्ति आश्रम भी तो थे भाई। अनाशक्ति योग लिखा उन्होंने, इसलिए जहां पर वो रहे उसे आश्रम बोला जाता, अनाशक्ति, अनाशक्ति आश्रम बोला जाता, क्योंकि वहां पर क्या किया उन्होंने? अनाशक्ति योग लिखा ना। चेक करो। 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1929। अब भाई अक्टूबर में कहाँ हैं गांधी जी? गढ़वाल क्षेत्र में सभाएं कर रहे हैं। कहां पर सभाएं कर रहे हैं? गढ़वाल क्षेत्र में सभाएं कर रहे हैं। 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1929 तक। हाँ जी, कौसानी में है। ठीक है। 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1929 तक गांधी जी गढ़वाल क्षेत्र की सभाएं कर रहे हैं। भाई मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे कि बंगाल विभाजन का दिन कौन सा था? 16 अक्टूबर। तो याद हो गया कि वो तो 16 अक्टूबर 1905 में तो बंगाल विभाजन था, पर ये 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1929। और 1929 कैसे याद रखना आपने? लाहौर अधिवेशन वाला। ये तो बेस ईयर माना जाता ना लाहौर अधिवेशन को। इसको बेस बना के हम क्या करते? पीछे का और आगे का याद करते। ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया? गढ़वाल क्षेत्र में कई सभाएं की, 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर। चलो 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया। क्या बनाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय मतलब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सविनय अवज्ञा मतलब
मैंने कहा नहीं कि गांधी पहले राजभक्त थे, क्या थे? रिक्रूटिंग सार्जेंट थे, क्या थे? बोल रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि युवाओं भर्ती हो जाओ इंग्लैंड की यानी ब्रिटिश सेना में, और क्या करो, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लो, बहादुरी से लड़ो, तभी हमें क्या करेंगे, सुशासन देंगे। बाद में क्या दिया अंग्रेजों ने हमें? अंग्रेजों ने हमें, अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो मुस्लिमों को तो दिया क्या, मुस्लिमों का जो खलीफा था टर्की का राजा, टर्की का विभाजन कर दिया। क्या कर दिया? टर्की के राजा को अपदस्थ कर दिया। और अगर ऐसे बोलूं कि भारत के अंदर क्या दिया, तो नो अपील, नो वकील, नो दलील, रॉलेट एक्ट दिया। क्या दिया? काला कानून दिया। क्या दिया? ना उसमें अपील हो सकती थी, ना उसमें वकील कर सकते थे, ना उसमें दलीलें सुनी जाती थी। तो काला कानून दिया, रॉलेट एक्ट। और क्या दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया। क्या दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको मैं वहां ले जाना चाहूंगा। कहां पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड? मैं गाड़ी में बिठा के नहीं, मन को ले जाना चाहूंगा। अब आप सोचो कि बैसाखी का दिन है। क्या है? बैसाखी का दिन है, फसल कट चुकी है। कौन सी फसल कटती है बैसाखी से पहले? अरे भाई गेहूं। कैसी बात करते हो, कृषि प्रधान देश में रहते हो, हद हो गई। गेहूं काटेंगे ना, तो जब गेहूं काटेंगे तो किसान क्या होगा? खुश होगा। जब खुश होगा तो क्या करेगा? मेले लगेंगे। अपने काम से निवृत्त हो गया ना किसान, तो अब क्या करेगा? मेला लगेगा। तो जितने भी पिंड होंगे पंजाब के, वहां से लोग कहाँ आएंगे? बड़ी जगह पे आएंगे मेला देखने। और मेला चल रहा है कहाँ? अमृतसर में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना कि वो दो नेता कौन थे जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर जनसभा हो रही थी? बताओ। अब गांव के लोग थे, अब उनको क्या पता कि मार्शल लॉ क्या होता है, उनको क्या पता धारा 144 क्या होती है। और हल्का फुल्का अगर बोला भी होगा तो भाई मेला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है धारा 144 से गांव के लोगों के लिए, है ना। साल भर में लगता है, फसल कटी है, खुशियां मना रहे हैं, सब अपने अपने बच्चों को, स्त्रियों को, माताओं को लेके क्या कर रहे हैं? माता पिता को लेके मेले में जा रखे हैं। और तब तक डायर आता है और क्या कर देता है? बंद जगह पर गोलियां चला देता है, जिसमें बच्चे भी मरते हैं, जिसमें स्त्रियां भी मरती हैं, जिसमें पुरुष भी मरते हैं। कुछ स्त्रियां कुएं में कूद जाती हैं, ठीक है, बच्चों को लेकर कूद जाती हैं जब अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। डायर तो ये कहता है कि शुक्र है मशीन गन खराब हो गई, मशीन गन होती तो और लोग मरते। वो तो क्या कर रहा था, वो तो जो बंदूक थी उसमें बार बार भरना पड़ता, तब गोली मार रहा था। मशीन गन अगर काम करती तो मेरे ख्याल से ये आंकड़ा पता नहीं कहां चला जाता। समझ में आया? और उसको क्या कहा गया? ब्रिटेन का शेर कहा गया। ब्रिटेन में जब उस पर यह बोला गया ना, कार्रवाई हो रही थी, ब्रिटेन का शेर कहा गया, उसको तलवार दी गई सम्मान के रूप में। तो मारना नहीं था, एक बच्चा था वहां पर जिसका नाम क्या था? क्या था? उधम सिंह। क्या नाम था? उसी जलियांवाला बाग के अंदर था वो बच्चा। तो उसने कसम खाई थी कि डायर को मारूंगा। क्या करूंगा? तब उसने, जब वो बड़ा हुआ उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, तब क्या किया? नाम रखा अपना, राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्या रखा? उसने कहा धर्म नहीं है मेरा, राम हिंदू, मोहम्मद मुसलमान, सिंह सरदार और आजाद। उन्हीं के नाम पे उधम सिंह नगर। समझ में आया? ठीक है। कौन थे वो दो लोग जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में क्या हो रहा था? जनसभा हो रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। वो दो पंजाब के जो नेता, देखो गांधी को आने के लिए मना कर दिया, गांधी जी नहीं आ सकते थे, लेकिन दो नेता आ रहे थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये विरोध, ये इनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो क्या हुआ? मेले में जैसे सारे गांव के लोग आ रखे हैं, तो कुछ जो नेता थे वो मंच पर, मंच मतलब एक मेज पर खड़े हुए होंगे, एक ऊंची जगह पे, चबूतरे पे खड़े हुए, और उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया। अब गांव के लोग जैसे होते हैं, हम भी तो हैं, कहीं पर अगर कोई तमाशा हो रहा हो तो हम भी गोला बनाकर क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। वैसे खड़े हो गए सारे लोग, भीड़ बढ़ती गई वहां पर। धारा 144 लगी हुई थी, है ना। उन्हें क्या पता धारा 144 में क्या करेंगे ये लोग। तो सोचो गोलियां चल गई। क्या हो गई? 1000 से ज्यादा लोग मरे थे। आंकड़ा दूंगा मैं इतिहास में आपको, कितने लोग मरे थे। कांग्रेस के जो जांच थी उसमें कितने बताए गए, और जो अंग्रेजों ने बताए वो कितने बताए कि इतने लोग मरे जी। इतना समझ में आया? मतलब अंग्रेजों ने आंकड़े भी झूठे बताए। क्या किए? जबकि मरने वालों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। समझ में आया? तो क्या आप जलियांवाला बाग हत्याकांड का आंखों देखा हाल सुन चुके हो, समझ चुके हो क्या हुआ होगा, है ना। ठीक है जी। फिर
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे था भाई मैं, सिविल डिसोबीडियंस। मैंने कहा गांधी बाद में क्या हो गए, राजद्रोही हो गए। क्या हो गए? इसीलिए तब क्या बोलते हैं, असहयोग। क्या बोलते हैं? 1920 में बोलते हैं असहयोग। अभी तक मैंने सहयोग किया, अब मैं क्या करूंगा, असहयोग करूंगा। और फिर क्या बोलते हैं, अब तक, अभी तक मैंने आज्ञा मानी, अब मैं अवज्ञा करूंगा, लेकिन विनय के साथ। किसके साथ? इसलिए बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। अंग्रेजों ने कहा समुद्र तटों से कोई नमक नहीं उठाएगा, गांधी जी ने कहा मैं उठाऊंगा। क्या करूंगा? और दांडी मार्च किया। दांडी नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात में। गए, समुद्र तट से नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ दिया। उन्होंने कहा क्या कर लोगे, गिरफ्तार करोगे जा। और जब गांधी जी ने नमक उठा दिया तो पीछे से पूरा देश गया फिर नमक उठाने के लिए, हम तो उठाएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि गरीब का भोजन क्या है, नमक रोटी। नमक का अधिकार भी छीन लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ठीक है भाई, साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी जी ने, पता ही है आपको, 78 सत्याग्रहियों के साथ क्या किया, दांडी मार्च किया। क्वेश्चन बना दांडी कहां पड़ता है, तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है। ठीक है। ये 3 उत्तराखंड के लोग गए थे हमारे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी। ध्यान दें, भैरव दत्त जोशी जगह जगह दिख रहे हैं, जोशी जी। भैरव दत्त जोशी, गोरखा वीर खड़क बहादुर, इन 3 के नाम याद रखने हैं। क्या रखने हैं? उत्तराखंड के थे 3 लोग। कहां से थे? ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ 1930 में दुगड्डा में हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछेगा, दुगड्डा तो पता है ना कहाँ है? कहाँ है दुगड्डा? पौड़ी में है। पौड़ी में है। तो ब्रिटिश गढ़वाल किसको बोल रहे हैं? पौड़ी को बोल रहे हैं। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में कहां पर हुआ था? दुगड्डा में हुआ था। आजादी के तमाम आंदोलनों को गढ़वाल के कोने कोने तक पहुंचाने में ऐतिहासिक नगरी दुगड्डा की अहम भूमिका रही है। दुगड्डा में आंदोलन की रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र जी का याद करना आपने। पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। राष्ट्रीय होटल किनका था? पंडित धनीराम मिश्र। पंडित धनीराम होटल का नाम था राष्ट्रीय होटल। यह होटल 1942 तक आंदोलनकारियों का मुख्य स्थल था, लेकिन अब यह अमूल्य धरोहर खंडहर में तब्दील हो चुकी है। विरासत थी ये, क्या थी? इसको बचा के रखना चाहिए था उत्तराखंड सरकार को, नहीं बचाया। चलो, 23 अप्रैल 1930, ये डेट फिर याद रखनी है। एक और घटना हुई भाई, पेशावर कांड। पेशावर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। पुराना नाम क्या है पेशावर का? पुरुषपुर। क्या नाम है? पेशावर में वीर चंद सिंह गढ़वाली, नाम सुना है? इनके नाम से एक क्या मिलता है? लोन भी मिलता है पर्यटन के लिए। क्या मिलता है? अगर आपके पास कोई योजना है पर्यटन से संबंधित, तो आप क्या कर सकते हो, 40 लाख तक का लोन ले सकते हो, वीर चंद सिंह गढ़वाली लोन। ठीक है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नेतृत्व में, चंद्र सिंह गढ़वाली क्या थे? 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। क्या थे? 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इतिहास में इस घटना को क्या बोलते हैं? पेशावर कांड बोलते हैं। ठीक है। उन सैनिकों के जो साहब थे वो कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली थे। अंग्रेज ने बोला कि उससे ऊपर साहब जो थे वो अंग्रेज थे। अंग्रेज ने बोला गढ़वाली 3 राउंड फायर। गढ़वाली ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा फायर। ठीक है। तो इनको मृत्युदंड दिया गया था, कोर्ट मार्शल हुआ था इनका। क्या हुआ था? फिर बैरिस्टर मुकंदी लाल ने इनका केस लड़ा, फिर इनको आजीवन कारावास में तब्दील कराया। क्या कराया? मृत्युदंड को क्षमा करवा के आजीवन कारावास में तब्दील कराया। इतना समझ में आ गया? इनकी एक बेटी हैं, आज भी हैं कोटद्वार में, प्रिंसिपल हैं, और बेटे भी होंगे। ठीक है। कोटद्वार में क्या है? और चंद्रनगर पता है ना कहाँ? चंद्रनगर कहाँ? जहां हमारी राजधानी बननी है भाई। हाँ। और कोदिया बगड़ कहाँ? वहीं आसपास इनकी समाधि है। कोदिया बगड़ है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अभी तो 3 दिन पहले तो बताया कोदिया बगड़, इंपॉर्टेंट बोला मैंने, वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो पेशावर कांड का नायक बोला जाता है किसको? वीरचंद सिंह गढ़वाली को। और कमाल की बात है, पीसीएस में वीरचंद सिंह गढ़वाली पे जो शब्द सीमा थी वो बहुत ज्यादा दे दी उन्होंने कि इतना लिखो। अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाते हैं बच्चे, अब कैसे लिखें, तो लिखने के लिए बहुत कुछ था। ठीक है। अगर आपने डीप पढ़ा हुआ है तो बहुत कुछ लिख सकते हो। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली, चलो जी।
अच्छा, इन्होंने किस पर गोलियां चलाने से इनकार किया? हमने पढ़ा कि खाली निहत्थे अफगानों पर। दरअसल क्या थे कि मैंने आपको बताया था, एक सीमांत गांधी थे, फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? पठान थे ये, पठान, बहुत लंबे चौड़े पठान, लेकिन इनको बोलते थे फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। ये चला रहे थे गांधी जी की सहायता के लिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन चला रहे थे। क्या चला रहे थे? खुदा की खिदमत करने वाला आंदोलन, खुदाई खिदमतगार। लाल कुर्ता पहनते थे ये लोग, पठान लोग। क्या पहनते थे? इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन भी बोलते हैं इसको। इन पर गोली चलाने से मना किया किसने? वीरचंद सिंह गढ़वाली ने। ठीक है। पेशावर कांड से ही प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने, किसने? याद आ गया, कल पढ़ा था हमने इतिहास में, नेहरू समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वही मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा, है ना, चाचा नेहरू के पापा, यानी दादाजी, भाई वही हुए। तो पंडित मोतीलाल नेहरू, इतना समझ में आ गया। आनंद भवन, प्रयागराज, इलाहाबाद, इनका जो मकान था वो किस नाम से जाना जाता था? आनंद भवन के नाम से। ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू, मैं इसलिए इतना खींच के बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि पंडित मोतीलाल नेहरू, समझ में आया? पंडित मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। क्या की? उन्होंने कहा भैया 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? तो आप लोग भी कीजिए कुछ ऐसा काम कि उत्तराखंड दिवस मनाया जाए पूरे विश्व में। क्या मनाया जाए? उत्तराखंड दिवस, है ना, जैसे मेलखा सिंह जी ने एक दिन की छुट्टी करवा दी थी, नहीं? द फ्लाइंग सिख मेलखा सिंह। कौन? चलो, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में भी राज्य के अनेक युवाओं ने सक्रिय योगदान दिया। 1930 में, अब भैया ये याद कर लेना, गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड के नायक कौन थे? आंसर भवानी सिंह। ठीक है। 1930 में हुआ गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड। कब हुआ? 1930 में हुआ। इसके नायक कौन थे, मतलब इसे करने वाले कौन थे, अंजाम देने वाले इस घटना को? आंसर भवानी सिंह जी थे। ठीक है। उसके बाद सोमेश्वर अल्मोड़ा, सोमेश्वर अल्मोड़ा के नजदीक चनौदा में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1937 में अल्मोड़ा के सोमेश्वर के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तब आपने बोलना शांतिलाल त्रिवेदी, है ना। 3 वेद पढ़े थे इन्होंने, त्रिवेदी। जो 4 पढ़ते हैं वो चतुर्वेदी, जो 2 वेद पढ़ते हैं द्विवेदी, और जो 1 वेद पढ़ता है वेदी। ठीक है। चलो, पढ़ते नहीं रटते हैं, जो पढ़ना अलग चीज हुई। भारतीय शिक्षा कंठ में होती है। तो क्या हो गया कि चनौदा जो है फिर वो क्या बन गया भाई? राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और गांधी आश्रम पर ताला लगा दिया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। 1 घंटा हो गया। ठीक है, उसके आगे मैं बाद में बताता हूं।